एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हैंजियन सबसे पूछ रहा होता है कि कौन कौन चाहता है कि जियो वियन फाइटिंग करने जाए। उसमें सिर्फ जुनैरी अपना हाथ खड़ा करती है, कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जियो वियन फाइटिंग करने जाए बाइशन के साथ। फिर वो पूछता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि जियो वियन बाइशन के साथ लड़ाई करना चाहे। सारे सेक्ट मेंबर अपना हाथ ऊँचा कर लेते हैं। तो वो कहता है कि देखा जियो वियन, कोई भी नहीं चाहता कि तुम फाइटिंग करने जाओ, तो प्लीज़ मत जाओ। तो वो कहता है कि अगर मैं फाइटिंग करने नहीं गया तो अपना जियो यन सेक्ट का क्या होगा, अपना यन सेक्ट का नाम बर्बाद हो जाएगा और बाय सेक्ट बार बार अपन लोगों को परेशान करेगा। अगर मैं फाइटिंग करने गया और हार गया या मर गया तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बस, और कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं मर जाऊँ तो हैंजियन तुम सेक्ट का लीडर बन जाना। तो होतियन बोलता है अगर ये सेक्ट का लीडर बनेगा तो मैं भी सेक्ट का लीडर बनना चाहूँगा, नहीं तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अलावा और कोई सेक्ट का लीडर बने। फिर हमें दिखाया जाता है जुनैर अकेली खड़ी होकर रो रही होती है। वहाँ पे जियोयान आता है और उससे पूछता है कि मुझे पता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊँ, मगर मुझे जाना पड़ेगा। और उसे कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे झूठा दिलासा दे रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ, मैं सच में वापस आ जाऊँगा, और उसे चुप कराने लग जाता है। फिर वो अपने फैन की प्रैक्टिस कर रहा होता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाता है। ग्रैंडल मास्टर वो विंग देखते हैं और कहते हैं कि इसका रिपेयर होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो वो कहता है सच में? वो कहते हैं कि मगर ऐसा नहीं है, ये 15 साल पुराने हैं, तो मैं इससे कोशिश करूँगा रिपेयर करने की, और इसमें से सारी ताकत मैं तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगा, मगर इसके लिए तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर एक प्लांट लगाना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें स्पेशल फायर की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहता है कि ठीक है, मैं वो फायर को सीखने के लिए तैयार हूँ। वो उसे उस फायर के बारे में बता रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, और वो हैंड पे 10 फैन की भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे और ज़्यादा गर्मी लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जब होश में आता है तो वो अपने आप को एक बगीचे में पाता है। वहाँ पे एक टीचर भी खड़ा होता है और कह रहा होता है उसे कि बढ़िया हुआ जुनैर तुम्हें यहाँ पे टाइम से ले आई। अगर वो यहाँ पे तुम्हें टाइम पे नहीं लाती तो ना जाने आज क्या हो जाता। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर जो ताकतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, मगर तुम्हारी बॉडी की 10 वेन्स में से ऐसी वेन है जो 7-8 टूट गई है, मगर सोचने वाली बात यह है कि तुम अभी भी जिंदा हो कैसे। और वो उसे एक प्लांट देते हैं और कहते हैं कि ये जैसे ही तुम इसको पूरी तरीके से फूलों से खिला दोगे, जब तुम्हारे अंदर की सारी पावर कंप्लीट हो जाएगी, तुम समझ जाना। वो फूल ले जाके अपने ग्रैंडल मास्टर को दिखाता है और कहता है कि मुझे मेरे टीचर ने दिया है। तो वो कहते हैं कि वो समझ गए जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तो वो कहता है कि पर मैं नहीं समझा, क्या आप मुझे खुल के बताओगे? वो कहते हैं कि जब वो आग तुम्हारे अंदर आएगी तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि विभिन्न विभिन्न रूपों में तुम्हारे अंदर तब्दील होती रहेगी, और वो आग जिंदगी का प्रतीक होगी, ना कि विनाश का। यही वाक्य है जो विनाश और जीवन में भेद करता है। ग्रैंड मास्टर उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो वो कहता है कि तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, मगर इस दर्द को झेलना पड़ेगा। जब वो होश में आता है तो अपने आप को बर्फीली जगह में पाता है। वो अपने इधर उधर ग्रैंड मास्टर को ढूंढता है, तो उसको सामने ग्रैंडल मास्टर नज़र आते हैं। तो वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि ग्रैंडल मास्टर ये आप ही हो ना? वो उसे कहते हैं तुम्हें मेरे पास आने के लिए प्योरीफाई होना पड़ेगा, और वो उसके सर पे हाथ रख देते हैं। जब वो खड़े होकर वापस उन्हीं के पीछे मुड़ के देखता है तो वो ग्रैंडल मास्टर को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। ग्रैंडल मास्टर बोलता है ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा बूढ़ा नज़र आ रहा हूँ ना, क्योंकि मैं 100 साल से यहाँ हूँ। जब लोग मर जाते हैं तो वो अपनी सारी मरी हुई यादें भूल जाते हैं, मगर मैं उन 100 सालों से उन्हीं यादों को लेके जी रहा हूँ। तो मेरा दर्द आज भी कोई नहीं समझ सकता है, पर मुझे अब वो विंग तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट करने का एक आइडिया मिल चुका है। वो कहते हैं कि जब फाइटिंग गॉड ने ये दुनिया बनाई थी तो उन्हें ज़िंदगी और मौत दोनों चीज़ों का निर्माण किया था, और इंसान को कहा था कि वो जहाँ रहना चाहे वो वहाँ रह सकता है अपनी मर्जी से। और वो उससे पूछता है कि आप कहना क्या चाहते हो। उतने में ही ग्रैंड और मास्टर वो विंग्स उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं अचानक से, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और वो उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ से अब जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगे और यहीं पे कैद होके रह जाओगे, तो और मैं ये नहीं चाहता। तो तुम यहाँ से चले जाना, जब मैं यहाँ पे आऊँ तो तुम मुझे मिलने नहीं चाहिए। और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को जुनैर की गोद में पाता है। तो वो जुनैर रो रही होती है। वो उससे पूछता है कि तुम अब क्यों रो रही हो। वो बताती है कि तुम अपनी हालत देखो, तुम जिंदा रहो भी यार, ऐसे लग ही नहीं रहा है, तुम ऐसा लग रहा है तुम जैसे मर चुके हो। और जैसे ही वो उस पेड़ की तरफ देखता है तो उस पेड़ में काफ़ी ज़्यादा फूल खिल चुके होते हैं, और वो कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है, और वो वापस से बेहोश हो जाता है। और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाता है, जहाँ पे वो ग्रैंडल मास्टर को काफ़ी ज़्यादा आवाज़ लगाता है, मगर ग्रैंडल मास्टर नहीं आते। उतने में होते हैं लिंजो और होजिया, तीनों अंदर आते हैं और उससे पूछते हैं कि 11 बज गया, ये अभी तक उठा क्यों नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे। तो जुनैर बोलती है कि इन्हें थोड़ा रेस्ट करने दो और तुम लोग यहाँ से जाओ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। जियोयान अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि 11 बज गए, मुझे उठना होगा, और वो जैसे तैसे करके उठता है। जब वो जुनैर बाहर आती है तो वहाँ से बाइसेक्ट ग्रुप आ रहा होता है, और वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो आज की फ़ाइट अपन लोग कैंसिल कर सकते हैं।
वो मना कर देता है, कहता है कि अगर तुम कहोगे ना तो भी हम फ़ाइट नहीं कैंसिल करेंगे। जुनैर बोलती है कि आज जियो यान की तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए वो फ़ाइट नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग उसका मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। वो कहती है अगर जियो यान को कुछ भी हुआ ना तो मैं और तुम होंगे फ़ाइट क्यू की ट्रेनिंग के अंदर, देख लेना फिर। वो कहता है कि चलो ठीक है, मज़ा आएगा, मुझे तो ऐसे चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत मज़ा आता है। फिर हमें दिखाया जाता है बाइशन रिंग के अंदर आ जाता है फ़ाइट करने के लिए। जुनैर उसे मना कर रही होती है कि तुम फ़ाइट करने मत जाओ। वो कहता है कि मुझे जाने दो और उसे कहता है कि ये रिंग तुम ध्यान से ले लेना। वो फ़ाइट करने जाता है। मिस रूल उन्हीं से बोलती है कि तुम्हारी तबीयत मुझे आज ख़राब लग रही है तो तुम चाहो तो फ़ाइट को कैंसिल भी करवा सकते हो। वो कहता है कि नहीं, मैं फ़ाइट करूँगा। मिस रूल उन सबको सारे रूल समझाती है और बाइशन को स्पेशली बोलती है अगर तुमने कोई भी रूल तोड़ने की कोशिश करी तो सोच लेना मेरी तरफ से कोई भी सिंपैथी नहीं मिलेगी तुम्हें। उन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होती है। जियो यान अपना 100% देता है कि फ़ाइट करने के लिए, मगर वो हार रहा होता है। फिर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है जहाँ वो अपने सामने एक बच्चे को पाता है और वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मैं हूँ और मैं तुम हूँ। वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता है अपन कहाँ है। तो वो कहता है कि हाँ मैं अभी सपना देख रहा हूँ और कल मुझे अपनी मम्मी के साथ फिशिंग करने भी जाना है। तो वो कहता है कि अपनी मम्मी को कभी परेशान मत करना, उन्हें हमेशा प्यार करना। फिर वो अपने ड्रीम में ही अपने टीचर के पास जाता है तो उनको टीचर बताता है कि ज़िंदगी में हार जीत चलती रहती है, तुम्हें बस हमेशा अपना 100% देना चाहिए हर चीज़ के अंदर। फिर वो अपने रियल वर्ल्ड में आंखें खोलता है और वहाँ पे बहुत तेज चिल्लाता है। उसकी पीठ में ऐसे धक धक हो रही होती है, वहाँ से दोनों विंग्स निकल जाते हैं। बाइशन उस पर अटैक करना चाह रहा होता है, उतने में वो विंग से पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। सब लोग चीयर्स कर रहे होते हैं जियो यान की पावर देख करके ना। और हमेशा की तरह ही जियो यान बाइशन से फाइट जीत जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों की मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की बताती है कि मेरे पापा ने मुझे बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था ताकि मैं जिंदा रह सकूं। तो लिंजे बहुत ही फ्लर्टी वे में उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम उस बॉक्स में कैसे मिली। जुनैर उस पर चिल्लाते हुए बताती है कि इसने पहले बताया ना कि ये जो ऊपर मेडिसिन शॉप है उसकी अंकल की बेटी है और तुम्हें एक बार से बात नहीं समझ में आती। उतने में हैंजियन वहाँ पे आ जाता है और कहता है क्या तुम उन लोगों से बदला लेना चाहती हो। उतने में होतियन उस जियोयान को एक मैजिकल स्टोन देता है। जियोयान बोलता है कि अपन लोगों को वापस से वहाँ पे जाके फाइटिंग करनी चाहिए उन लोगों से। तो लिंजोई मना कर देता है, कहता है कि तुम देखो पहले तो अपन लोग इतने कम है फाइटिंग लेवल में और अपने साथ एक ऐसा इंसान भी है जिसे फाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता। जुनैर जियोयान को बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है, एक बार अकेले में कोने में आओ। तो वो दोनों बात कर रहे होते हैं। जुनैर बोलती है कि मुझे लगता है कि इस लड़की के अंदर है ना बहुत सारी पावर है, मुझे लगा कि इसे अंदरूनी चोट लगी है इसलिए मैं उसको अपनी फाइट क्यू की एनर्जी से हील करने गई थी, मगर उस पर इस चीज़ का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। उतने में ही वो पीछे से आती है और जियोयान और जुनैर की बातें सुन लेती है। वो जुनैर को अपने साथ हवा में उड़ा के साइड में ले जाती है और जियोयान के साथ फाइटिंग करती है, मगर जियोयान की पावर काफ़ी ज़्यादा हाई होती है जिसकी वजह से वो उसे हरा नहीं पाती। तो वो जुनैर को मोहरा बनाती है जियोयान को झुकाने के लिए। जियोयान बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हारी सारी बात मान लूँगा, मगर तुम्हें जुनैर को और मेरे सारे दोस्तों को छोड़ना होगा। वो कहती है कि मैं भी ग्रैंड और मास्टर मिस सेक्ट की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो वो बताती है कि मुझे तुम्हारी एसेंस फ्लेम की ज़रूरत है जो तुम्हारे पास है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे फ्लेम एसेंस की ज़रूरत क्यों है। तो वो बताती है कि मुझे तुम्हारे फ्लेम एसेंस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो जो तुम्हें सामने गुफा दिख रही है उसके अंदर एक और गुफा है, मुझे उसके अंदर जाना है और मैजिकल बीस्ट को हराना है। तो जियोयान उसकी बात पे मान जाता है और वो दोनों साथ में उस केव के अंदर जाते हैं। जब वो वहाँ पे जा रहा होता है तो जियोयान उससे पूछता है तुम्हारे पास खुद के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है तो तुम मुझे अपने साथ क्यों लाई हो। तो वो कहती है मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अंदर मौजूद फ्लेम एसेंस की ज़रूरत है उस बीस्ट को हराने के लिए, और अगर तुमने उसमें मेरा साथ नहीं दिया या मुझे बीच में छूट के भाग गए तो मैं तुम्हारे दोस्तों और तुम्हें सबको मार डालूंगा। वो लोग रास्ता बनाने के लिए मूर्ति पटकते हुए जा रहे थे। जियोयान ने अपने हाथ में एसेंस फ्लेम ऑन कर रखी थी और एक मैजिकल बीस्ट उनका पीछा करे जा रहा था। जब वो लोग रास्ते में घूम रहे थे तो उन्हें वापस से वही मूर्ति दिखाई देता है। जैसे वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि अपन बार बार उसी डायरेक्शन में घूमे जा रहे हैं जहाँ से अपन ने शुरुआत करी थी। जियोयान एक चाकू को फेंकता है जिससे धागा जुड़ा हुआ था और वो कहता है कि अब अपन लोग इसी धागे से साथ साथ चलेंगे ताकि हम लोग रास्ता न भटके, मगर वो फिर से उसी रास्ते पर घूमे जा रहे थे। जियोयान अपने आप में कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा होता है तो वो वहीं पे बैठ जाता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है कि मेरी फाइट क्यू की एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी तुम्हारी है। एसेंस फ्लेम ऑन करने की वजह से मेरी फाइट क्यू की एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो कहती है कि तुम किसी काम की नहीं हो। वो वहाँ से चली जाती है। वो अपना दवाई ले रहा होता है ताकि वो रिकवर हो सके। उतने में वो वापस आती है और उससे बहुत ही स्केरी वे में पूछती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने मुझे छोड़ के गई थी, अभी यहाँ से आ गए। तो वो उसके पास बैठती है और उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़ के उससे पसंद करते हो, बताओ क्यों, ऐसा क्या है मेरे में
और जो उसमें कि तुम उसको पसंद करते हो, मुझे नहीं पसंद करते, क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ, देखो तुम मुझे, मैं उससे ज़्यादा टैलेंटेड भी हूँ। वो कहता है कि हाँ मैं उसे नहीं तुम्हें पसंद करता हूँ। और वो कहती है कि तुम बस झूठ बोलना बंद करो, और वो एक तलवार लेती है और अपने अंदर मार लेती है। कहती है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। जियो यान उसे जैसे तैसे करके गुफा के पास लाता है और उसे सही कर रहा होता है। तो वो होश में आती है और उसे कहती है कि मत छुओ, मगर वो जियो यान उसको अभी भी सही कर रहा होता है। तो वो कहती है कि एक बार मैं ठीक हो जाना फिर तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जियो यान उसे बोलता है क्या तुम्हारे क्लाउड में सेट के सारे लोग ऐसे हैं क्या तुम्हारी तरह बेकार? तो वो कहता है कि मेरे क्लाउड सेट के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और तुम्हें किसी ने भी परमिशन नहीं दी है मेरे क्लाउड सेट के बारे में बुराई करने की। फिर वो उससे पूछती है कि वो जो तुम्हारी बहन है जुनैर, क्या वो तुम्हारी रियल बहन है? वो कहता है कि नहीं, वो हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। तो वो कहती है कि साथ में बड़े हुए हो, तुम्हें पता है वो तुम्हें कितना पसंद करती है? वो कहता है कि तुम बकवास बंद करो और सो जाओ चुपचाप से। उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो वो जियो यान को पकड़ के ही सो जाती है और बार बार एक ही बात बोल रही होती है कि मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे और जीना है। जियो यान स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाता है, मेडिसिन सेट की काफ़ी सारी फॉर्मूले लिखे होते हैं तो वो उन्हें देखना चालू कर देता है और एक मेडिसिन बनाता है और वो रियल वर्ल्ड में आके उसको पिला देता है। दवाई पी के वो होश में आ जाती है तो जियो यान बोलता है कि अब तुम जल्दी से अपनी फाइट क्यू की पावर को रिस्टोर करो ताकि अपन लोग यहाँ से निकल सकें। जियो यान बोलता है कि अपना यहाँ पे रुकना ज़्यादा देर तक के लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि मैजिकल बीस्ट कभी भी यहाँ पे आ सकता है। मैजिकल बीस्ट के अंदर एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से अपन उसे कभी भी ना ही मार सकते हैं और ना ही उसे जला सकते हैं। तो वो कहती है कि एक ऐसी बात है जिसके बारे में अभी पता नहीं चला है कि मैजिकल बीस्ट को अगर हम इस माउंटेन रेंज से बाहर ले जाए तो उसे मार दिया जा सकता है। और मैंने सुना है कि यहाँ पे एक ऐसा डोर है जिसके पास बहुत सारा खजाना है क्योंकि जब फाइट क्योंकि गॉड यहाँ पे लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने वो डोर बनाया था। तो वो कहता है तुम्हारे सेट के पास क्या इस बकवास के अलावा और कोई बात नहीं होती क्या करने के लिए? तो वो कहता है कि तुम हमेशा ऐसे ही सोचते रहना। मैं भी पहले उन लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करती थी मगर मैंने जब से वहाँ पे वो डोर देखा तो मैं उनकी बातों पे विश्वास करने लग गई हूँ। और वहाँ पे एक लायन किंग है जो उनकी रक्षा करता है उस खजाने की। वो कहती है कैसा रहेगा कि अगर अपन लोग वहाँ पे जाए और वहाँ से सारा खजाना अपन दोनों आपस में बांट लिया आधा आधा। तो वो मना कर देता है, कहता है कि अपने आप में ज़्यादा लालची मत बनो। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, तो मुझे केव खुलने तक कि वहाँ पर भेज दो ताकि मैं अपने आप वहाँ से चले जाऊँगी। और वैसे भी मैं जीऊँ या मरूँ तो मैं उससे क्या मतलब। वो उसके पास से एक डायनो हॉर्न लेता है और कहता है कि अगर इसका लालच मैजिकल बीस्ट को दिया जाए तो हो सकता है कि वो अपन को रास्ता दे दे। और जैसे मैं तुम्हें बोलूँगा यहाँ से भागने को तो तुम भाग जाना मेरे साथ में। वो बाहर जाता है, मैजिकल बीस्ट को वो डायनो हॉर्न दिखाता है और कहता है कि मैं ये तुम्हें दे दूँगा अगर तुम हमें यहाँ से जाने दोगे। तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि देख लो, हम तो यहाँ से कभी भी जा सकते हैं मगर तुम्हें अगर ये मिला तो तुम और ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। और वो उसे दे देता है, मैजिकल ब्लेस्ट उसे ले लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों साथ में हवा में उड़ रहे होते हैं और उस जगह को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ उन्हें जाना होता है। और जैसे ही वो उसे वहाँ पे वो जगह मिलती है वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वो कहती है कि वो देखो ये जो नीचे है ना, पानी के नीचे यहाँ से एंट्रेंस है उस केव के अंदर जाने की। तो वो कहता है कि तुम पागल हो गई, अब तुम पानी के नीचे जाओगे, तुम इतनी लालची मत बनो। वो कहती है कि तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो, मैं अपन को जो भी मिलेगा अपन दोनों वो आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तो वो मना कर देता है, कहता है कि अपनी डील थी तुम्हें उस केव को बाहर निकालने की और मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया हूँ, तो बस अपनी डील यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। हैनन अपनी तलवार उसके गले पे रखकर कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी यहीं पे। तो वो कहता है कि तुम अब मुझे नहीं मार सकती हो, ना ही मेरे दोस्तों को कुछ कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे को जब मैं ट्रीटमेंट दे रहा था उसी वक्त मैंने तुम्हारे अंदर बॉडी के अंदर अपनी एसेंस फ्लेम डाल दी थी, जिसकी वजह से अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो तुम भी मर जाओगी और मुझे मेरे दोस्तों के पास जाना है। तो वो कहती है चलो ठीक है, तुम अपने दोस्तों के पास और मैं जा रही हूँ यहाँ पर। और वो वहाँ पर चली जाती है। जियो यान अपने दोस्तों के पास आता है, वहाँ पे मिस्टर हैंगफैंग भी होते हैं। वो उन्हें बताता है कि हम पे एक अचानक से लड़की ने हमला कर दिया था और वो मुझे यहाँ से माउंटेन बीस्ट की तरफ ले गई थी, तो मैं उन्हें वहीं पे छोड़ के चकमा दे के यहाँ पे आ गया हूँ। तो मिस्टर हैंगफैंग बोलते चलो ठीक है, अगर तुमने अब ऐसा काम किया है तो अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, जिसकी वजह से अब कल तुम लोग हमारे साथ कैंपिंग पे नहीं जा पाओगे। और वो लोग अपने कैंप में चले जाते हैं। उतने में वहाँ पे येरन एलन आती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहते हैं जो बात करनी है यहीं पे करो। वो कहते हैं कि अपनी फैमिली की मौत और ज़िंदगी का सवाल है तो तुम बाहर आओ। वो दोनों बाहर बात कर रहे होते हैं तो वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास एसेंस फ्लेम है ना? वो कहता है कि नहीं मेरे पास एसेंस फ्लेम नहीं है। वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास एसेंस फ्लेम है, जब तुम बाइशन के साथ लड़ाई कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने वो फ्लेम देखी थी जो तुमने जनरेट की थी अपने अंदर, तो बस मुझे वो तुम्हारी उस फ्लेम की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि एक बात बताओ, मैं तो तुम्हें अभी तक मार भी नहीं पाया हो, तो मेरे अंदर ये एसेंस फ्लेम कहाँ से हो सकती है? तो वो उसे बताती है कि देखो अगर तुम्हारे पास फ्लेम है और तुम ब्लड सेट के बारे में कुछ भी जानते हो तो तुम मुझे बता दो, क्योंकि हमारे वहाँ पे वापस आ रहा है और मुझे उसके लिए एसेंस फ्लेम की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुमसे मांग रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली यहाँ पे आए और तुमसे भीख मांगे। वो उसे ब्लड सेट के बारे में बताता है, कहता है कि उनके खून के अंदर ऐसे बक्स हैं जो अगर इंसान की बॉडी में आ जाए तो वो उन्हें मार सकते हैं कभी भी और अपना पपेट बना सकते हैं।
ये सुन के वो उसे थैंक यू बोलते हुए वहाँ से चले जाती है। उतने में मिस्टर हैंग फैंग वहाँ पे आते हैं। जियो यान को पता चल जाता है कि मिस्टर हैंग फैंग यहाँ पे आया है, तो वो अपनी रिंग को अपने अंदर छुपा लेता है। तो वो बोलते हैं कि तुम बताओ वो ग्रैंड ओल्ड मास्टर कहाँ है। तो वो बोलते हैं कौन सा ग्रैंड ओल्ड मास्टर। वो कहते हैं क्या तुम इतने डफर बनने की कोशिश कर रहे हो क्या अपने आप में, मेरे को जो तुम्हें नहीं पता कि ग्रैंड ओल्ड मास्टर कौन है। मैं मेरे मास्टर की बात कर रहा हूँ, मिस्टर शैन की। मुझे पता है वो तुम्हारे आसपास ही है, तो तुम मुझे बता दो। और वो उसकी फाइटिंग करने के लिए अपना वेपन नीचे रखता है और उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहीं इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए सारंगे।